हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा एंड आरबीआई के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आज हम आरबीआई का जो क्रेडिट क्रिएशन वाले, मनी क्रिएशन वाले जो जितने भी फंक्शंस हैं कि आरबीआई क्या ऐसा करता है जिससे कि आरबीआई मनी क्रिएशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। उसमें हम बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा एक चीज को प्लीज याद रखना कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इस चैनल पे आपको 4 बजे मिलने वाली अकाउंट्स की वीडियो एंड 7 o'clock मिलने वाली इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज की वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम दोनों ही आपके अकाउंट्स एज वेल एज इको बीएसटी के टीचर में, हम दोनों ही श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं एंड हम पूरा साल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स के वीडियोस, डिटेल वीडियोस, वन शॉट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर नोट्स चाहिए, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, सब कुछ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं जल्दी से आज के हमारी वीडियो को। ऑलरेडी हम आरबीआई के सारे फंक्शंस पढ़ चुके थे। आज में पढ़ना है आरबीआई का फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है जिसके थ्रू आरबीआई जो है मनी सप्लाई को इंडिया में अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। देखते हैं कैसे करता है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेता है, अलग अलग चीजों को चेंज करता है ताकि वो मनी सप्लाई को चेंज कर सके। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई के चेंज करने का मतलब क्या है। सो देखो, जैसे ही हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम या ज्यादा अगर करनी हो, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, अगर हमारे इकोनॉमी में मनी से रिलेटेड कुछ भी चेंज करना हो, तो वो आरबीआई कर सकता है। अगर आरबीआई को चेंज करना है कि डिमांड बहुत कम है या डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आरबीआई इन सभी चीजों को अफेक्ट कर सकता है, इन सभी चीजों को चेंज कर सकता है, क्योंकि आरबीआई वो पावर रखता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है। पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं और कमर्शियल बैंक्स का हेड है आरबीआई। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को अफेक्ट करके उनके थ्रू पूरे देश भर में इकोनॉमी में पैसा जो है, मनी सप्लाई जो है, उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहले के एग्जांपल से समझते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म समझाऊंगी। पहले बेसिक समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। देखो, ये आरबीआई है, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और ये जनरल पब्लिक है। ठीक है, अगर जनरल पब्लिक को लोन चाहिए, अगर जनरल पब्लिक को लोन चाहिए तो जनरल पब्लिक किसके पास जाएगी? कमर्शियल बैंक के पास जाएगी कि क्या भैया, कैन यू प्लीज गिव मी लोन, कैन यू गिव मी लोन। ठीक है, तो अगर पब्लिक को लोन चाहिए, या सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर पब्लिक को पैसा चाहिए तो पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाएगी। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? तो देखो, हाँ, डिपॉजिट से पैसा आता है, पर उसके अलावा एक बहुत बड़ा सोर्स कमर्शियल बैंक के पैसे का है, वो है आरबीआई। कमर्शियल बैंक ना आरबीआई से पैसा लेता है। कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। अगर कमर्शियल बैंक चाहे कि मेरे पास एक्सेस मनी है, मैं इसको कहीं डिपॉजिट कर देता हूं जहां से मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट मिले, तो कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास डिपॉजिट भी कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक को देता है लोन। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करता है? इस पैसे से पब्लिक को देता है लोन। और पब्लिक क्या करती है? जब पैसा पब्लिक के पास आ जाता है, जब पब्लिक के पास पैसा आ जाता है, तो पब्लिक क्या करती है? उस मनी को स्पेंड करती है। जब पब्लिक जब पैसे को स्पेंड करेगी तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ खरीदेगी, तो इकोनॉमी में किसी ना किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी में प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं, तो इकोनॉमी में प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं, जिसको मैं इन्फ्लेशन बोलती हूँ। तो हो क्या रहा है? अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा तो कमर्शियल बैंक उस पैसे से पब्लिक को लोन दे देगी। अगर पब्लिक को पैसा मिल गया, लोन मिल गया, तो पब्लिक उस पैसे को खर्च कर देगी। पब्लिक खर्च करेगी तो मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देगा। कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास पैसा नहीं होगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन नहीं देगी। पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करेगी, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन नहीं होगी, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आरबीआई क्या करता है? अपना एक छोटा सा कोई चीज को चेंज करके देखो पूरी इकोनॉमी के सर्कल को चेंज कर सकता है, क्योंकि आरबीआई से ही पूरी इकोनॉमी चल रही है। आरबीआई अगर लोन ज्यादा देगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आरबीआई लोन कम देगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो? आरबीआई यहाँ बैठ के एक बटन दबाएगा जिससे मेरी पूरी इकोनॉमी जो है
पूरी की पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होगी। अगर आरबीआई को दिख रहा है यार हमारे देश में ना लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सामान बिक ही नहीं रहा, प्रोड्यूसर का सामान एज इट इज पड़ा है फैक्ट्रियों में, तो आरबीआई क्या करेगा, डिमांड बढ़ाना चाहेगा और उसके लिए आरबीआई लोन ज्यादा देगा। अगर आरबीआई को लग रहा है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है भैया, लोगों को खर्चा कम करना होगा, डिमांड कम करनी होगी, तो आरबीआई लोन कम कर देगा। तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ कि अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई लोन देना कम कर देगा। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं कि आरबीआई क्या करना चाहेगा, आरबीआई will reduce मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी में तो आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहेगा। ऑन द अदर हैंड मैं बोल सकती हूँ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ टू इंक्रीज डिमांड को इंक्रीज करने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल इंक्रीज मनी सप्लाई, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं और जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी तक तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है आरबीआई। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डिफ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है, या तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगा। लेकिन अगर आरबीआई कहता है कि भैया बहुत इन्फ्लेशन है, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो टू रिड्यूस डिमांड, अगर आरबीआई कहता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है इसको कम करो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इसको कम करो, तो आरबीआई मनी सप्लाई को भी रिड्यूस कर देगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। दोनों पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन कर लेना। अब मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, जिन टूल्स के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कम या ज्यादा करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। ये सारे टूल्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है, जिसके अंदर वो इनमें से किसी ना किसी एक टूल के साथ छेड़खानी करता है। पहला टूल जो मेरे पास यहाँ पे आता है वो होता है बैंक रेट। ठीक है, पहला टूल मेरे पास क्या आता है, बैंक रेट। इन सभी टूल्स की जो डेफिनेशन है आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। सो बैंक रेट इज द रेट, ये डेफिनेशन है, एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन रीपर्चेज दैट विल बी ड्रॉन अप और एग्रीड अपॉन विद नो कोलेट्रल एज वेल। द आरबीआई अलाउज शॉर्ट टर्म लोन्स विद द प्रेजेंस ऑफ कोलेट्रल। दिस इज नोन एज रेपो रेट। बैंक रेट इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। इट इज यूजुअली हायर देन अ रेपो रेट ऑन अकाउंट ऑफ एबिलिटी टू रेगुलेट लिक्विडिटी। अब क्या बोला है, सबसे पहले बैंक रेट की बात करते हैं। तो बैंक रेट की डेफिनेशन यहां तक है, इसमें एक और वर्ड जोड़ देना, विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हो आरबीआई बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। इसको यहां से चाहो तो काट सकते हो और इसकी जगह लिख सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। एंड इसके साथ हमें एक और चीज बोली गई है कि आरबीआई ऑल्सो अलाउज शॉर्ट टर्म लोन्स विद प्रेजेंस ऑफ कोलेट्रल, जिसको मैं रेपो रेट बोलती हूं। तो आरबीआई, तो हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी कि एक साइड है आरबीआई, एक साइड है कमर्शियल बैंक। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और लोन किसके लिए देता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो उसको मैं क्या बोलती हूं, उसको मैं बैंक रेट बोलती हूं। लेकिन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ही लोन देता है, लेकिन लोन किसके लिए देता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, तो इस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिए गए लोन को मैं रेपो रेट बोलती हूं। इसको मैं रेपो रेट बोलती हूं। हमने यहाँ पे दो टूल्स की बात करी है, रेपो रेट एंड बैंक रेट। इन दोनों ही टूल्स के थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, पर बैंक रेट के केस में आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, वेरस रेपो रेट के केस में आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन देता है। ये चीज अभी तक आपको समझ आ गई होगी। इसी का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा तो ये सारा इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, यानी बैंक रेट वाले रेट पे लोन देगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होगा। बैंक रेट क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, सो टेक्निकली बैंक रेट है क्या, बैंक रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर रेपो रेट क्या है, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा
अगर आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेना चाहेगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेना चाहेगा। अगर ये बैंक रेट आरबीआई बढ़ाएगा या रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेना चाहेगा एट अ हायर प्राइस, एट अ हायर रेट। तो अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा, वो पब्लिक को लोन नहीं देगा, या फिर अगर कमर्शियल बैंक यहां से एक हायर रेट पे लोन ले रहा है तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को हायर रेट पे लोन देगा। पब्लिक हायर रेट पे लोन नहीं लेगी तो पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा, पब्लिक लोन नहीं लेगी, पब्लिक के पास पैसा नहीं आया तो पब्लिक स्पेंड नहीं करेगी, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो चीज, पूरा साइकिल चलता है। तो अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन कम लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया, अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को बोलेगी लोन लेना है तो हायर रेट पे ही लोन मिलेगा, तो पब्लिक बोलेगी अरे इतना महंगा है लोन, अभी मैं लोन नहीं लेता हूं, ठीक है। तो पब्लिक के पास पैसा नहीं, पब्लिक खर्चा नहीं करेगी, डिमांड नहीं होगी, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा, अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा तो क्या होगा, अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को ज्यादा लोन देने लग जाएंगे, अगेन एट अ लोअर रेट। कमर्शियल बैंक भी एक लोअर रेट पे लोन देने लग जाएंगे पब्लिक को। जब पब्लिक को लोअर रेट पे लोन मिल रहा है तो पब्लिक ज्यादा लोन लेने लग जाएगी। जब पब्लिक को लोन ज्यादा मिलेगा, पब्लिक खर्चा ज्यादा करेगी तो डिमांड ज्यादा होगा, तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी चलती है। अब यहाँ पे बैंक रेट की जगह पे रेपो रेट हो सकता है कि आरबीआई रेपो रेट कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है बैंक रेट के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर कोलेट्रल की कोई दिक्कत नहीं होती, कोलेट्रल नहीं लिया जाता। पर जब आरबीआई ना रेपो रेट पे लोन देता है कमर्शियल बैंक को, तो रेपो का ना फुल फॉर्म ही क्या होता है, रीपर्चेज। रेपो रेट पे जो लोन दिया जाता है ना, वो होता है एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। वो क्या होता है, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या होता है, देखो एक साइड पे है आरबीआई, एक साइड पे है कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा हूं पर मैं फ्री में नहीं दूंगा, मैं तुमसे कुछ कोलेट्रल लूंगा। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देता है, लोन देता है, बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कुछ कोलेट्रल रखवाता है। कोलेट्रल माने कोई एक चीज को गिरवी रखवाता है लोन के बदले में। क्या गिरवी रखवाया जाता है, गिरवी रखवाई जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिरवी रखवाई जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुछ सिक्योरिटीज गवर्नमेंट कंपनियों के कुछ शेयर्स गिरवी रखवाए जाते हैं आरबीआई के पास, और एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आरबीआई लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखवा रहे हैं। अब कल को जब कमर्शियल बैंक ये पैसा वापस करेगा आरबीआई को, तो आरबीआई ये सिक्योरिटीज वापस करेगी कमर्शियल बैंक को। कल को जब कमर्शियल बैंक को लोन का पैसा वापस करना होगा तो आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देगा कमर्शियल बैंक को। यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माने तो सरकारी कंपनियों के शेयर, ठीक है। तो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं, ये कैसे गिरवी रखे जाएंगे कि आज कमर्शियल बैंक ये शेयर आरबीआई को बेचेगा और रीपर्चेज एग्रीमेंट करेगा कि कल को जब मैं तेरा पैसा वापस करूंगा तो मैं बदले में अपनी सिक्योरिटीज को तेरे से दोबारा से रीपर्चेज कर लूंगा। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, आरबीआई ने लोन दे दिया, कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटीज अपनी आरबीआई को बेच दी। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा जब ये लोन रीपे किया जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा जब ये लोन रीपे किया जाएगा, तो ये आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके पास थी वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से सेल ऑफ कर देगा। किसको सेल ऑफ कर देगा, कमर्शियल बैंक्स को वापस से सेल ऑफ कर देगा। कब सेल ऑफ करेगा, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या रीपे कर देगा, लोन की रीपेमेंट कर देगा। जब कमर्शियल बैंक लोन का पैसा वापस कर देगा तो आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये वापस से किसको दे देगी, कमर्शियल बैंक को दे देगी। तो इसी को मैं एक रीपर्चेज एग्रीमेंट बोल रही हूँ कि कमर्शियल बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज करेगा आरबीआई के पास से, इसी को रीपर्चेज एग्रीमेंट बोल रही हूँ मैं। तो रेपो रेट जब भी हम रेपो रेट पे जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाता है, ठीक है। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। रीपर्चेज रेट रेपो रेट का ही बिल्कुल ऑपोजिट होता है, रिवर्स रेपो रेट। इसका ही बिल्कुल उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें दो तीन चीजें सेम टू सेम है। पहली चीज इसमें क्या सेम है कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेपो भी शॉर्ट टर्म के लिए था, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, आरबीआई जब
कमर्शियल बैंक को लोन दे तब लगता है। दूसरी चीज, इसमें भी क्या होता है, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। इसमें भी एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसमें इसमें भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन्हीं को एज अ कोलेट्रल रखा जाता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट, देखो नाम से समझ आ रहा है ना, रेपो रेट का ही भाई होगा ये रिवर्स रेपो रेट, तुम्हें समझ आ रहा है ना, रेपो का ही भाई होगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये भी रीपर्चेज एग्रीमेंट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में ही ये भी करा जाता है, पर ये उसका रिवर्स है, ये उसका रिवर्स है। इधर आरबीआई है, इधर कमर्शियल बैंक है। उसमें क्या हो रहा था कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था, रेपो के केस में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था और कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज गिरवी रखवा रहे थे। इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन नहीं देता है, बल्कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपनी जितनी भी एक्सेस मनी होती है उसको डिपॉजिट करवा देता है आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपनी जितनी भी एक्सेस मनी होती है उसको डिपॉजिट करवा देता है आरबीआई के पास। जैसे आप और मैं अपने एक्सेस मनी को बैंक में जमा कराते हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास जमा कराता है। ये रीपर्चेज रिवर्स रेपो रेट में होता है और बदले में ऑब्वियसली आरबीआई कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाता है। तो सिंपल सी मैथ्स मेरे पास क्या निकल के आती है, अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देगा, बैंक रेट पे देगा। अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो रेपो रेट पे देगा, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल रखा जाएगा, इसीलिए उसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं। पर रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की एक्सेस मनी को अपने पास डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, और वो भी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। ठीक है, तो रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ अ शॉर्टेज फंड टू मेंटेन लिक्विडिटी। तो शॉर्टेज ऑफ फंड जब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है तो उसके लिए रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक लोन ले लेते हैं आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट इज सेड टू बी दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो आरबीआई जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से पैसा लोन की फॉर्म में ले ले, या फिर अगर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी को आरबीआई के पास जब जमा करवा दे, ठीक है, इन शॉर्ट कमर्शियल बैंक से जब पैसा आरबीआई के पास जमा हो रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट में आता है। चाहे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन ले ले कमर्शियल बैंक से, या चाहे कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी डिपॉजिट करवा दे आरबीआई के पास, वो रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे किया जाता है। रेपो का मतलब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रीपर्चेज के बदले में वो एग्रीमेंट करवाया जाता है। ठीक है, अगला मेरे पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो सीआरआर और एसएलआर के बारे में आता है। इसके पहले तुम लिक्विडिटी रिजर्व रेशो के बारे में समझो। तुम एक चीज समझ के देखो, अगर ये मेरा एक बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है, ये कुछ एक डिपॉजिटर्स आए, ये डिपॉजिटर्स ने क्या किया, 10,000 रुपीज इस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक ने क्या किया, ये 10 का 10,000 रुपए उठा के लेंडर्स को दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। 10,000 रुपीज बैंक ने क्रेडिटर्स को दे दिया। फिर ये डिपॉजिटर वापस आ गया, अरे भाई मेरे को ना 10,000 रुपए एक्चुअली चाहिए, आज ही चाहिए, तो मैं अपना वापस निकलवा लेता हूँ पैसा। बैंक कहता है अरे मैं कहां से दूं, मैंने तो सारा पैसा लोन में दे दिया। अरे डिपॉजिटर को तुम उसका पैसा वापस ही नहीं करोगे, तुमने पैसा ले तो लिया डिपॉजिटर से, पर कल को वो वापस भी तो आएगा अपना पैसा मांगने। तो अगर तुमने सारा पैसा लोन की फॉर्म में दे दिया, अच्छा इससे भी बुरा, अगर तुमने जिसको लोन दिया था वो तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तो तुम अपने डिपॉजिटर को पैसा वापस कैसे करोगे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट बीच में आता है रिजर्व रेशोज का, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट बीच में आता है रिजर्व रेशोज का। रिजर्व रेशोज का कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा आया है ना डिपॉजिट में, तुम सारा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर वापस आएगा, अपना पैसा निकाल के लेके जाएगा, इसने हमेशा के लिए थोड़ी दिया है तुझे पैसा। तो तुम्हें ये सारे का सारा पैसा लोन में नहीं देना, तुम्हें कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपए आए हैं, तुम इसमें से 8,000 रुपए का लोन दे दो और 2,000 रुपए जो है तुम रिजर्व में रख लो, यानी कि 20% फॉर एग्जाम्पल तुम रिजर्व में रख लो। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं सारा पैसा लोन में नहीं देता हूं, मैं थोड़ा सा रिजर्व में रखता हूं, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए। मैम बाकी के 8,000 का क्या? अगर डिपॉजिटर ने आके 10 के 10,000 रुपए वापस मांगे तो देखो बेटा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने ना स्टडी करी है अपनी पुरानी हिस्ट्री की, हमने हिस्टोरिकल स्टडी करी है। और हमारी हिस्टोरिकल स्टडी पता है हमें क्या कहती है? हमारी हिस्टोरिकल स्टडी ना हमें 2-3 चीजें बताती है। पहली चीज वो हमें ये बताती है कि सारे डिपॉजिटर्स ना, ऑल द डिपॉजिटर्स
डोंट कम टुगेदर, सारे एक ही बारी में थोड़ी आ जाएंगे, लाओ मेरा पैसा दो मुझे। एक नॉर्मल सिचुएशन में सारे एक ही बारी में थोड़ी आ जाएंगे, लाओ मेरा पैसा वापस करो मुझे, सारे डिपॉजिटर्स एक साथ नहीं आएंगे। दूसरी चीज, अगर वो पैसा वापस मांगने आते भी हैं, दे डोंट विड्रॉ फुल अमाउंट। कहते पहली चीज तो अगर तुम्हारे पास 10 लाख डिपॉजिटर्स है तो क्या तुम्हें लगता है एक दिन में 10 के 10 लाख डिपॉजिटर आ जाएंगे कि लाओ मेरा पैसा वापस करो? नहीं। अच्छा, अगर डिपॉजिटर आए भी हैं कि लाओ पैसा वापस करो, तो क्या तुम पूरा बैंक अकाउंट जीरो करवा देते हो कि मेरे बैंक में 10 लाख रुपए है, मैं तो सारे निकलवा के लेके जाऊंगा? नहीं, बैंक में 10 लाख रुपए है, हम 10,000, 20,000, 1 लाख निकलवा लेंगे, बाकी का पैसा बैंक में पड़ा रहेगा। और तीसरी चीज, बैंक्स रेगुलरली गेट न्यू डिपॉजिट्स। तीसरी चीज, तुम रेगुलरली नया पैसा डिपॉजिट भी तो कराते रहते हो, हर महीने सैलरी आती है, हर महीने बैंक में जाती भी तो है। तो पहली चीज, बैंक को लगातार नया पैसा मिलता भी रहता है। पुराने लोग सारे एक साथ नहीं निकलवा के लेके जाते, पुराने लोग पूरा पैसा भी निकलवा के नहीं लेके जाते। तो बैंक को पता है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 70% पैसा तो पड़ा ही रहेगा, डिपॉजिटर इससे ज्यादा पैसा जो है मेरे से नहीं जो है विड्रॉ करवाना चाहेगा। डिपॉजिटर एक पॉइंट पे करवा भी लेंगे तो 20%, 30% करा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं कराएंगे। तो बैंक को पता है कि 70% की लिमिट एक सेफ लिमिट है, मैं इतना लोन एट एनी पॉइंट दे सकता हूं। तो हमने अपनी हिस्ट्री की स्टडी करी, हमें ये 3 पॉइंट समझ आए, और हमने हिस्ट्री की स्टडी करके ये तीनों पॉइंट्स को समझ के हम एक कंक्लूजन पे आए। हम इस कंक्लूजन पे आए कि हम ना अपने रिजर्व बना के रख सकते हैं। हमें फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री की स्टडी करके समझ आया कि हम 70% पैसा लोन में दे सकते हैं, तो हम 70% पैसा लोन में दे देंगे और 30% पैसा रिजर्व में रख देंगे। अब अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम अगर 70% से ज्यादा की हमें जरूरत पड़ गई, अगर 30% से ज्यादा उन्होंने वापस मांग लिया तो क्या होगा? तो मैं वही बोलूंगी बार बार तुम्हें कि बेटा पहली चीज, स्टडी ऑफ हिस्ट्री हमें बताती है कि इससे ज्यादा लोग पैसा नहीं निकलवाएंगे। दूसरी चीज, अगर ऐसे केस में अगर फिर भी कोई पैसा निकलवाने आता है तो ये इमरजेंसी का केस होता है, जैसे कोविड के केस में हो सकता है कि लोगों को अपना पैसा चाहिए, या डिमोनेटाइजेशन, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है। एंड उस पॉइंट पे आरबीआई ट्राई करता है किसी ना किसी तरीके से, आरबीआई सारी सिचुएशन को वापस नॉर्मल कर दे, कैसे भी लोगों को पैसा दे, ठीक है, चाहे बैंक्स को अपने आप से लोन दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आरबीआई ट्राई करता है ऐसे सारी सिचुएशन को वो ठीक कर दे। एंड अगर वो ठीक नहीं कर पाता है तो एट लास्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि कोई बैंक जो है उसको हम बैंकरप्ट घोषित कर सकते हैं। वो लास्ट टू लास्ट सबसे बुरे सिनेरियो में वो हो सकता है, जो कि लेकिन होता नहीं है क्योंकि आरबीआई हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तो हमें समझ आया है हिस्ट्री को स्टडी करके कि हम कुछ पैसा रिजर्व में रख के बाकी सारा पैसा लोन में दे सकते हैं। अब बेटा ये जो रेशो है 70-30 की हो सकती है, 20-80 की हो सकती है, 90-10 की हो सकती है, ये जो भी मेरी रेशो है इसको मैं क्या बोलती हूँ, एक लीगल रिजर्व रेशो बोलती हूँ कि लीगली इतना पैसा हमें रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, आरबीआई ने बोला कि भैया तुम्हें ना 30% पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो बैंक्स कहते ठीक है रख लेंगे, कोई बात नहीं। पर बैंक ना मानते नहीं थे आरबीआई की बात। क्यों? क्योंकि बैंक चाहता है मैं ज्यादा लोन दूं, ज्यादा लोन दूंगा तो ज्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो बैंक आरबीआई की बात मानते नहीं थे। तो आरबीआई ने बोला अभी रुको, अभी बताता हूँ। फिर आरबीआई ने एक नई चीज लागू कर दी। आरबीआई कहता तुम इस लीगल रिजर्व रेशो को, एलआरआर को भी 2 पार्ट्स में बांट दो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई कहता कि अब तुम 30% पैसा तो रिजर्व में रखोगे, लीगल रिजर्व रेशो में 30% पैसा तो रखोगे, पर इस 30% में से भी थोड़ा सा ही अपने पास अपने बैंक में जमा करके रखोगे, बाकी का सारा पैसा तुम मेरे पास जमा करवा के रखोगे। इस 30% में से भी लेट्स से 15% तुम्हें मेरे पास जमा कराना होगा। 15% पैसा हर वक्त तुम्हें मेरे पास जमा करवा के रखना होगा, जिसको हमने बैंकर्स बैंक वाले में भी पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कि कमर्शियल बैंक्स के जितने भी कैश रिजर्व्स होते हैं, जो कि ये वाले होते हैं कैश रिजर्व रेशो वाले होते हैं, इन सबको इनका जो पैसे का रिजर्व है किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है, और आरबीआई सेफली उसको संभाल के रखता है, और बचा हुआ आधा तुम अपने पास रख सकते हो, ठीक है। बचा हुआ आधा बैंक अपने पास रख सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो बैंक कहता है कि तुम एक काम करो, जितना भी लोन तुम्हारे पास आएगा उसमें से 30% तुम लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि 30% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स तुम्हें रिजर्व में रखना पड़ेगा। बट उस 30 को भी तुम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आधा मेरे पास रखो, आधा अपने पास रख सकते हो। तो ये होता है कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज अ सम टोटल ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, ठीक है। एसएलआर और सीआरआर इन दोनों का प्लस करके लीगल रिजर्व रेशो आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस।
अब देखो इनके डेफिनेशंस। तो कैश रिजर्व रेशियो इज एन एसेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, ठीक है। CRR is the rate, is the minimum percentage of cash deposits that must be maintained by every commercial bank as per the requirement of the RBI. So it is the minimum percentage of cash deposit जो कि RBI के पास हर एक commercial bank को जमा कराना पड़ेगा। SLR क्या है? Minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold और other securities, ठीक है। तो ये वाला जो कैश रिजर्व रेशो है ये तो तुम्हें कैश के फॉर्म में ही, कैश डिपॉजिट की फॉर्म में ही मेंटेन करना पड़ेगा। और किसके पास मेंटेन करना पड़ेगा? आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा। वेरेज जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है इसमें तुम जो रिजर्व्स है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है, उसको मेंटेन करके रख सकते हो लिक्विड कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। किसके पास रखोगे? अपने खुद के पास, विद बैंक इटसेल्फ। बैंक अपने खुद के पास आधा पैसा रिजर्व की फॉर्म में रख सकता है। और यहाँ पे तुम्हें कैश की फॉर्म में भी रखने की जरूरत नहीं है, तुम लिक्विड एसेट्स जैसे कि गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। तो टोटल रिजर्व रेशो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैश रिजर्व रेशो जो आरबीआई के पास जमा कराई गई, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो बैंक ने अपने खुद के पास रखा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आरबीआई रिजर्व ज्यादा रखने को बोलेगा तो बैंक को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, तो बैंक लोन कम देगा। अगर पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो पब्लिक खर्चा कम करेगी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर आरबीआई रिजर्व रेशोस कम कर देता है, अगर आरबीआई बोलते हैं अब तुम्हें कम पैसा रिजर्व में रखना है, तो बैंक लोन ज्यादा देंगे। अगर बैंक लोन ज्यादा देंगे तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो पब्लिक डिमांड ज्यादा कर सकती है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हो सकती है। तो एलआरआर, सीआरआर या एसएलआर, इन तीनों में से किसी भी एक के रेट को अगर आरबीआई कम या ज्यादा कर देगा तो आरबीआई मनी सप्लाई को उससे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की तरफ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का देखो क्या मतलब होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट की सरकारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनका खरीद या बेच करता है। मैंने गवर्नमेंट्स बैंक वाले पॉइंट में भी बताया था कि आरबीआई ना, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई सरकार के एजेंट की तरह काम करता है कि आरबीआई सरकार के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है, ठीक है। तो देखो ये एक साइड पे आरबीआई है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है। अगर आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आरबीआई के पास आ जाएंगी, पर बदले में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा पैसा इनके बदले में देना पड़ेगा। ये पैसा वो कहां पे देगा? ये पैसा वो स्टॉक मार्केट में देगा, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि एक साइड पे आरबीआई है और एक साइड पे स्टॉक मार्केट है, या फिर एक साइड पे ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में बेसिकली शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को ही बोल रही हूं। तो अगर आरबीआई ओपन मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो ओपन मार्केट से निकल के सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ जाएंगी, और आरबीआई का बहुत सारा पैसा सिक्योरिटीज के बदले में मार्केट में चला जाएगा। मार्केट में कौन बैठा है? मार्केट में डायरेक्टली पब्लिक बैठी है, जनता बैठी है, जो मार्केट में शेयर्स का खरीद बेच कर रही है। तो डायरेक्टली जनता के पास पैसा आ जाएगा। जनता के पास पैसा आ गया तो पब्लिक ज्यादा स्पेंडिंग, ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्राइजेस, ज्यादा इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड अगर आरबीआई बोलती है कि मुझे तो मेरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो सेल करनी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके बदले में पैसा सारा आरबीआई के पास आ जाएगा। तो मार्केट से सारा पैसा निकल के आरबीआई के पास आ गया, विच मीन्स अब पब्लिक के पास पैसा कम हो गया। अब पब्लिक पहले जितना पैसा उसके पास नहीं है, तो पहले जितनी स्पेंडिंग नहीं कर सकती है, पहले जितनी डिमांड नहीं कर सकती है, ठीक है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सरकारी शेयर्स को बाय एंड सेल करती है। द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करे तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है जी। इससे क्या होता है? अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई शेयर्स खरीदेगा तो पैसा मार्केट में चला जाएगा, अगर आरबीआई शेयर्स को बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, ठीक है जी। अगली चीज, इसके बाद हम अगली चीज पढ़ते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखो मुझे क्या बोलता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मुझे किसी से लोन लेना है, या अगर एक बैंक को किसी को लोन देना है, लोन के बदले में आपको चाहिए होगा कुछ कोलेट्रल।
तो लेट्स से अगर किसी ने मुझे कोलेट्रल दिया है 10 लाख रुपए का, तो मैं उसको लोन कितने का दूं? तो अगर किसी ने मुझे 10 लाख का कोलेट्रल दिया है, क्या मैं उसको लोन 10 लाख रुपए का दे दूं? क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। उसको लोन कभी भी 10 लाख का नहीं मिलेगा। क्या उसको लोन 12 लाख का मिलेगा? 10 से ज्यादा का मिलेगा? जी नहीं, ये भी ठीक नहीं है। उसको लोन कैसे मिलेगा? लेस देन 10 लाख रुपीस का लोन मिलेगा। 9 का मिल सकता है, 8 का, 7 का, पर 10 लाख से कम का लोन उसको मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा यूजुअली 2 रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन क्या होता है? 2-3 रीजन होते हैं। बेसिक रीजन तो ये होता है कि जो बैंक है वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहता है, बैंक अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए बैंक क्या करता है? कोलैटरल ज्यादा लेता है, लोन कम देता है। बेसिक रीजन क्या है? कि जो बैंक है, बैंक का जो रिस्क है या बैंक का जो लॉस है वो मिनिमाइज होना चाहिए। बैंक को क्या रिस्क है? पहला रिस्क तो ये है कि जो कोलैटरल की वैल्यू है वो कम हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग लोन के बदले में क्या देते हैं? गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। गोल्ड की वैल्यू तो गिर भी सकती है, जरूरी थोड़ी है गोल्ड की वैल्यू सिर्फ बढ़ेगी। गोल्ड की वैल्यू तो गिर भी सकती है, तो कोलैटरल की वैल्यू गिर सकती है। अब मान लो तुमने गोल्ड रखा था, गोल्ड की वैल्यू भी गिर के 8 लाख हो गई और तुम मेरे पैसे भी लेके भाग गए, तो बैंक को तो लोन लॉस हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, बैंक का बहुत ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन फीस होती है, लोन की प्रोसेसिंग की, उन सब चीजों की फीस होती है, तो बैंक को उसका भी डूबने का रिस्क होता है। बैंक को इंटरेस्ट के डूबने का भी रिस्क होता है। अगर तुम भागोगे बैंक का पैसा लेके, तो बैंक का इंटरेस्ट भी तो पे नहीं करोगे ना। तो बैंक क्या चाहता है कि अगर मैं तुम्हारे कोलेट्रल 10 लाख रुपए ले रहा हूं, तो मैं तुम्हें लोन 8 लाख का ही दूं, ताकि 2 लाख रुपए में अपने इंटरेस्ट वाला भी जो है वो भी रिकवर कर सको तुम्हारे कोलेट्रल को बेच के, अगर कल को तुमने मेरा लोन जो है वो वापस नहीं करा तो यहाँ पर एक डिफरेंस होता है हमेशा कोलेट्रल की वैल्यू में और लोन की वैल्यू में। ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन जो कोलेट्रल की वैल्यू है वो एंड जो लोन की वैल्यू है वो। और ये जो डिफरेंस है, ये जो मार्जिन है, इसी को मैं क्या बोलती हूँ? मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसी को मैं बोलती हूँ, इसी को मैं क्या बोलती हूँ? मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलती हूँ। कि अगर मुझे 8 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो उससे कितना ज्यादा मार्जिन रखूं मैं कि 10 लाख का कोलेट्रल चाहिए, या अगर 10 लाख का कोलेट्रल आए, कितना मार्जिन रखकर मैं लोन दे सकती हूँ? इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है। अगेन, अगर आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा, तो कमर्शियल बैंक लोन कम दे पाएगा। 10 लाख के कोलेट्रल के बदले में 6 लाख का लोन दे पाएगा। बट अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, तो कमर्शियल बैंक 10 लाख के कोलेट्रल के बदले में 8 लाख 9 लाख का लोन दे सकता है, तो लोन वो ज्यादा दे सकता है। तो अगेन वो डिपेंड करेगा आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर कि कमर्शियल बैंक लोन कम दे या ज्यादा दे। अब यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ सिंपल सी, कि अगर मनी सप्लाई, या तो आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को कम कर देगा, या फिर आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अगर वो मनी सप्लाई बढ़ाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर वो मनी सप्लाई को कम करेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे। अब मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैंने तुम्हें बैंक रेट बताया है, मैंने तुम्हें रेपो रेट बताया है, मैंने तुम्हें रिवर्स रेपो रेट बताया है, मैंने तुम्हें लीगल रिजर्व रेशो बताई है, फिर कैश रिजर्व रेशो बताई है, फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बताई है, और फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया है। इन सब का इफेक्ट अलग अलग से याद करना पॉसिबल नहीं है, बच्चे भूल जाएंगे कि किसका क्या इफेक्ट होगा। तो मैं तुम्हें एक जनरल आंसर बता रही हूं कि इन सब का इफेक्ट सेम होता है, इन सब का जो है इफेक्ट सेम होता है। अगर आरबीआई इनमें से किसी भी चीज को इंक्रीज कर देगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड अगर आरबीआई इनमें से किसी भी चीज को डिक्रीज कर देगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। दैट्स द फाइनल आंसर। बस इतनी सी एक चीज याद कर लो, तुम्हारे सारे इफेक्ट यहाँ पे डन हो जाएंगे। तुम्हें इन सब की डेफिनेशन जरूर अलग से याद करनी पड़ेगी, पर इनका इफेक्ट ये सेम रहने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के केस में क्या होगा कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो क्या करेगा? मार्केट में से जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको सेल कर देगा। जब वो सेल कर देगा, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। ठीक है। अब ये सारे तो हो गए जी हमारे पास जितने भी मेजर्स हैं आरबीआई कम या ज्यादा करता है। ठीक है। अब इसके बाद 2 और आते हैं मेरे पास, मॉरल सुएशन एक और आता है मेरे पास, एंड इसके बाद एक मेरे पास आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल सुएशन का सिंपल देखो मतलब क्या होता है? परसुएशन। मॉरल सुएशन में आरबीआई कोई नंबर नहीं बताता, ये रेट कम कर दिया, वो रेट ज्यादा कर दिया, नहीं। आरबीआई सिंपली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपको लोन कम देना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट
यहाँ पे आरबीआई जस्ट एक सजेशन दे रहा है कि प्लीज लोन देना कम कर दो, दैट्स इट। कमर्शियल बैंक को एक एडवाइस मिल रही है कि लोन देना कम कर दो, दैट्स इट। कमर्शियल बैंक इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो सच एडवाइस। अगर कमर्शियल बैंक इस एडवाइस को नहीं भी फॉलो करेगा तो भी इट्स ओके, क्योंकि ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एडवाइस है। तुम मानो तो अच्छी बात है, मोस्टली बैंक मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तो आरबीआई तुम्हारे ऊपर लीगल कोई भी कदम नहीं उठाएगा। तो मॉरल सुएशन का सिंपल मतलब है सजेशन, एडवाइस, परसुएशन बाय द आरबीआई। आरबीआई कोई भी फोर्स या कंपल्शन कमर्शियल बैंक्स पे नहीं लगा रहा है। इसके अलावा एक और मेरे पास आता है जिसका नाम होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल बैंक को बोलता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लोन कम या ज्यादा कर दो, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, कुछ सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आरबीआई ना किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए आरबीआई कहता है मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले इंडस्ट्री में पंगा लग रहा है, सिर्फ इनके लोन कम कर दो, बाकी सबके लोन ऐसे ही रखो। मुझे सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री में पंगा लग रहा है, सिर्फ इसका लोन कम कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि लोग ना गाड़ियां नहीं खरीद रहे, तो गाड़ियों पे, कार्स पे लोन का जो रेट है वो कम कर दो, बाकी सबका सेम रखो। तो आरबीआई क्या करता है, जब सिलेक्टिवली किसी एक इंडस्ट्री के लिए कम या ज्यादा करने को बोलता है तो उसको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया वो सारे बताए, फिर मैंने मॉरल सुएशन बताया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बताया। एक लास्ट चीज मेरी और सुन लो कि ये जितने भी मेजर्स आरबीआई लेता है इन सबको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इन सभी चीजों को, ये सारी चीजें, फिर मॉरल सुएशन और फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इन सबको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मेजर्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई या फिर वेज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई को चेंज करने के, कंट्रोल करने के तरीके हैं। इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में मेरे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आता है, मॉरल सुएशन आता है और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आता है, और बाकी के सारे मेरे पास क्वांटिटेटिव में आते हैं, ठीक है। मेरा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, ओएमओ, ये सारे ही बेटा क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आते हैं। और क्वालिटेटिव में मेरे कौन से आते हैं, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्वालिटेटिव में आते हैं, बाकी सारे क्वांटिटेटिव में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा जो है ये चैप्टर होता है खत्म। बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है क्रेडिट क्रिएशन का, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे खत्म। तो आज की वीडियो में मैंने ये सारे तुम्हें बहुत अच्छे से समझाए हैं, मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट करती है वो मैंने अच्छे से समझाया है, एंड इन सबका डेफिनेशन, इन सबका फाइनल क्या इफेक्ट होगा वो सब कुछ अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलने वाले अगली वीडियो में, एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको आपका कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। 4 बजे अकाउंट्स का, 7 बजे इको या बिजनेस स्टडीज का। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो एंड हेल्प अस ग्रो। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।